साथियों नमस्कार। आज हम जेआईबी का फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का मॉडल डी देख रहे हैं। मॉडल डी जो है ये कम से कम 30 से 40 मार्क कवर कर लेगा आपके कभी कभी थ्योरी में। तो इसको ज़रा अपन ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करना है इसको, तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलो बात करते हैं मॉडल डी में। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रेड मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव एट लो कॉस्ट एंड एट ए प्राइस that are determined by force of demand and supply by the process known as प्राइस डिस्कवरी, है ना। जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं, बायर्स और सेलर जो है एक ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं एक तरह का, ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के सेगमेंट कौन कौन से हैं? तो एक क्रेडिट मार्केट हो गया, एक मनी मार्केट हो गया, डेट मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, इंश्योरेंस मार्केट हो गया और म्यूचुअल फंड मार्केट हो गया। ये सारे जो है सेगमेंट है उसके फाइनेंशियल मार्केट के। अब बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, अदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, कमर्शियल बीज, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे जो है ये इसके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। अब डेट मार्केट क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इश्यू फॉर लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स, है ना। डेट मार्केट में जो भी बॉन्ड इशू होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू होंगे, 5 से 10 साल के लिए इशू होंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बैंक्स, एडी ऑथराइज्ड डीलर्स प्लस कस्टमर प्लस आरबीआई, ये सारे जो रहेंगे इसमें इंक्लूड रहेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से? तो बैंक्स हो सकते हैं, बैंक्स मतलब ऑथराइज्ड डीलर उनके अंतर्गत आएंगे, कस्टमर और आरबीआई ये इंक्लूड रहेंगे। कैपिटल मार्केट जो होगा एक लॉन्ग टर्म मार्केट है, इक्विटी एंड डेट मार्केट होता है, लंबे समय के लिए अगर पैसा इन्वेस्टमेंट या जो भी होता है वहाँ पे वो कैपिटल मार्केट में है। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर होता है वो सेबी होता है। दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ओपन एंड स्कीम होती है, क्लोज एंड स्कीम है ना। स्कीम अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेस ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, डू नॉट हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, है ना। ओपन एंड में क्या होता है कि इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, सही है ना। तो इसमें आप खरीदी और बिक्री कर सकते हो, बेच सकते हो। क्लोज एंड स्कीम में फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम, है ना। तो जब स्कीम लॉन्च होती है उसी टाइम में डिसाइड कर दिया जाता है कि ये इतने लंबे समय के लिए या फिक्स टाइम के लिए रहेगा, है ना। प्राइस डिस्कवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इट इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ एन असेट थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो खरीदने और बेचने वाले जो रहेंगे वो प्राइस को डिसाइड करेंगे, इसको प्राइस डिस्कवरी बोलेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी, सप्लाई एंड डिमांड, एटीट्यूड ऑफ रिस्क, वॉलेटिलिटी, अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, मार्केट मैकेनिज्म, है ना। सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होगी, डिमांड कितनी है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत फैक्टर्स को प्राइस डिस्कवरी को इफेक्ट करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो कोई से भी सेट में, मतलब कौन सी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है। कॉल मनी एक दिन के लिए, नोटिस मनी 2 to 14 डेज, तो टर्म मनी ग्रेटर देन 14 डेज, है ना। तो ये 1, 2 और ग्रेटर देन 14, 2 to 14 ये तीनों चीज़ें अपने को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। चलो अब कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट और प्रूडेंशियल लिमिट क्या क्या है ना, कॉल मनी और नोटिस मनी की। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात करें तो कॉल एंड नोटिस मनी के 100% ऑफ कैपिटल फंड ऑन ए डेली एवरेज बेसिस और 125% ऑन ए एनी गिवन डे, ये इसका प्रूडेंशियल लिमिट होती है। टर्म मनी की इसमें बात करेंगे तो इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट, जो भी इंटरनल बोर्ड अप्रूव करेगा वो लिमिट रहेगी। पेमेंट बैंक्स और आरआरबी के लिए क्या है? कॉल नोटिस एंड टर्म मनी 100% ऑन डेली बेसिस और 125% ऑन गिवन डे। ये ऊपर के दोनों लगभग सेम हो गए, 100 125, 100 125। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कॉल नोटिस एंड टर्म मनी जो है 2% ऑफ एग्रीगेट
डिपॉजिट, है ना। और प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो कॉल नोटिस एंड टर्म मनी 225% ऑफ एनो नेट ओन फंड के 225% के लिए एक क्राइटेरिया प्रूडेंशियल लिमिट डिसाइड कर रखी है। ट्रेजरी बिल की बात करें तो 3 टाइप के ट्रेजरी बिल होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, है ना। ये अपने को याद होना चाहिए, 91, 182 और 364 है। चौथा ऑप्शन कुछ और अलग डाल देंगे और बोलना है कि ये ट्रेजरी बिल कौन सा नहीं है, तो वो अपने को मार्क करना रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहता है वो ट्रेजरी बिल को इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से एक मार्क्स के आधे मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है, इशूड एट डिस्काउंट प्राइस एंड रिडीम्ड एट पर वैल्यू। उसकी जो फेस वैल्यू होती है, जो भी उस पर उसको इशू किया जाता है। इसका टेन्योर हो सकता है 7 दिन से 1 साल तक, मिनिमम 7 डेज अप टू मैक्सिमम 1 ईयर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कम से कम 5 लाख के डिनोमिनेशन में इशू किया जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में आगे बढ़ता जाएगा, है ना। कमर्शियल पेपर की बात करें, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में, और ये जो है प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। NBFCs, AIFIs और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू इशू CP। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन इसको इशू कर सकता है, तो NBFC और AIFIs। फेमा लागू है इसमें, टेन्योर वाइज 7 to 1 ईयर। CP कैन बी इश्यूड ऑन ए स्टैंड अलोन बेसिस। मिनिमम रेटिंग शुड A3 फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर, है ना। तो अगर किसी को कमर्शियल पेपर इशू करना है तो उसकी मिनिमम जो रेटिंग रहेगी वो A3 होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, BRDS। रीडिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेजरी बिल विच है ऑलरेडी डिस्काउंटेड विद द बैंक्स बाय द कस्टमर, है ना। रीडिस्काउंटिंग मतलब क्या हो गया, जो पहले से बैंक ने एक बार डिस्काउंट कर दिया उसको फिर से अपने को डिस्काउंट करना, तो रीडिस्काउंटिंग हो जाती है। मिनिमम टेन्योर ऑफ BRDS 15 दिन है और मैक्सिमम 90 दिन है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO, टेन्योर इसका मिनिमम 1 साल है, मैक्सिमम 3 साल है। मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है, मैक्सिमम 1 लाख करोड़ रुपए है। अब TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लो और कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसको। अब कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, है ना। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी होता है, एक लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, इसमें एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसमें एक पब्लिक इशू मार्केट और सेकेंड जो है प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट जो इसके अंतर्गत आएगा ऑक्शन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह और डीलर मार्केट हो गया, है ना। तो ये कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट हो गए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इशू एट ए डिस्काउंट एंड रिपेड एट ए फेस वैल्यू, है ना। जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें तो उसको हमेशा उसकी फेस वैल्यू जो भी शुरुआत में जो डिसाइड कर दी उसकी वैल्यू, मान लो 10 रुपये कर दी एक बॉन्ड की वैल्यू, तो वो 10 पे ही उसको रीपेड करना होता है ना। एक कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं, इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट, बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, तो उसको अपन कन्वर्टिबल बॉन्ड बोलेंगे। STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये क्या होता है, टैक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। जो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको अपन STT बोलते हैं। रोलिंग सेटलमेंट, T+2, मतलब आज के बाद 2 दिन बाद जो देश में जो सेटलमेंट होगा, है ना, उसको अपन रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे T+2 का, कि रोलिंग सेटलमेंट कितने दिन में होता है, T+2, T+1, T या T+3, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दे देंगे, तो वहाँ पर T+2 मार्क करना है, अपना आंसर सही होगा। पे इन पे आउट डे, पे इन डे जब ब्रोकर पेमेंट करता है, इन सिक्योरिटी मेक पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू द एक्सचेंज, है ना। और पे आउट जब एक्सचेंज मार्केट मेक्स पेमेंट, जब ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट करता है तो पे इन हो गया, और पे आउट जब एक्सचेंज पेमेंट करता है तो उसको पे आउट बोलेंगे, है ना। ऑक्शन क्या होता है, जब दोनों कैश एंड सिक्योरिटी आर अवेलेबल फॉर सेटलमेंट,
एंड देयर आर नो बेड डिलीवरीज, सिक्योरिटी और कैश दोनों अवेलेबल होते हैं जब अपन उसको ऑक्शन बोलते हैं, है ना। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम विच इनेबल लैंडिंग ऑफ आइडियल सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन अर्निंग अ रिटर्न थ्रू द सेम, है ना। तो इसमें जो है एक आइडियल सिचुएशन अपने को प्रोवाइड कर दी जाती है सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, जो न तो प्राइस बताए न ही नंबर बताए कि किसने शेयर इश्यू या ऑफर करना है ना। इन prospectus which does not have details of either price or number of share being offered or the amount of issue, तो इसको अपन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, an investor who applies or bids for securities or for a value not more than rupees 2 लाख, है ना। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में अगर 2 लाख से ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं या बिड्स होती है तो उसको अपन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर, क्यूआईबी, सेबी रेगुलेटर होता है इसका, ये याद रखना। क्यूआईबी का कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेगुलेटर कौन है, तो सेबी इन्वेस्टर कैटेगरीज डिसाइड करेगी, उसे क्यूआईबी कहेंगे, है ना। एक तरह से सेबी बोलेगी कि ये हमारे इन्वेस्टर रहेंगे। कौन कौन हो सकता है इसमें, म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी वगैरह, ये सेबी इनको अलाउ करती है, तो ये इनके इन्वेस्टर हो जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई अदर देन क्यूआईबी एंड आरआईआई, है ना। जो क्यूआईबी और आरआईआई से अलग होंगे उनको अपन एनआईआई बोलेंगे। एंकर इन्वेस्टर, एक क्यूआईबी जो कम से कम 10 करोड़ की एप्लीकेशन फाइल करे, है ना, उसको एंकर इन्वेस्टर में, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, एंकर मतलब बड़ा, तो 10 करोड़ की कम से कम वो फाइल एप्लीकेशन करेगा तो अपन उसको एंकर इन्वेस्टर बोलेंगे। ग्रीन शू ऑप्शन, अब आईपीओ में एक प्रावधान है कि जो ऑफर पब्लिक को किए गए उससे ज्यादा शेयर इशू कर सकते हैं, है ना। तो मान लो अगर 100 करे थे तो उससे ज्यादा 120 इशू कर दिए तो इसको ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन भी कहते हैं, मतलब जितना आपने दिखाया था उससे ज्यादा आपने अलॉट कर दिया है, तो उसी को अपन ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड syndicate बैंक मीन्स a banker to an issue registered with the board which offers the facility of ASBA, application support by blocked amount, है ना। ठीक है, तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का मतलब होता है मीन्स बैंकर टू एन इशू रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। अब एएसपीए की बात करते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इन्वेस्टर बिना भुगतान किए या पेमेंट किए आईपीओ एफपीओ राइट्स इश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्वेस्टर कैन अप्लाई इन एनी पब्लिक राइट्स इशू बाय द यूजिंग देयर बैंक अकाउंट, नीड नॉट टू पे एप्लीकेबल मनी, ब्लॉक द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेबल मनी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर बगैर भुगतान किए हुए है आईपीओ एफपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर वॉलेंट्री बुक बिल्ड इशू आरआईआई, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई जो 15% और क्यूआईबी है जो 50%। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ ये परसेंटेज याद रखना है कि कितना कितना हो सकता है। तो आरआईआई के लिए 35% है, एनआईआई के लिए 15% है और क्यूआईबी के लिए 50% है ना। आगे बढ़ते हैं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था तारापुरे कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। फैसिलिटेटिंग एक्सटेंड ट्रेड, बाहरी व्यापार को बढ़ावा देना है, बाहर के जो भी फॉरेन एफडीआई वगैरह है उसमें अपने को उनको बढ़ावा देना है। फेमा कंटेन 7 चैप्टर डिवाइड इनटू 49 सेक्शन, है ना। फेमा में 7 चैप्टर है जो कि 49 सेक्शन में विभाजित है। आरबीआई मेक्स रेगुलेशन अंडर फेमा,
सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स, है ना, तो आरबीआई जो रहेगी वो रेगुलेशन बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल्स बनाएगी। इसमें कुछ सेक्शन वगैरह है, मैं आपको देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 3 ये क्या, इट प्रोहिबिट्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट थ्रू एन अनऑथोराइज डीलर, है ना। अनऑथोराइज डीलर से अपन फॉरेन एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, केवल ऑथोराइज डीलर से ही अपने को एक्सेप्ट करना है। इंडिया में रहने वाला फॉरेन में प्रॉपर्टी एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर नहीं कर सकता है। इंडिया में जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो चाहे कि फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदे तो वहाँ पे नहीं कर सकता, ये सेक्शन 4 के अंदर डिफाइंड है। सेक्शन 6 बोलता है इट डील्स विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में अगर है तो ये सेक्शन 6 में डिफाइंड है। सेक्शन 7 में क्या बोलता है, इट डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट गुड्स के सर्विसेज के बारे में डील जो है अपना सेक्शन 7 में डिफाइंड है। लिबर, लिबर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इशू फॉर यूके के लिए है ये, और लिबर जो है अपने इंडिया में चलता है ना। तो लिबर में कौन कौन सी करेंसी आती है ये अपने को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लिबर के अंतर्गत ये है, तो यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, स्विस फ्रांक है, कैनेडियन है, कैनेडियन डॉलर एंड जापानीज येन, ये सारी करेंसी इसमें लिबर के अंतर्गत है। और लिबर जो है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है, ये इंडिया में चलता है अपना। कंटेजियन इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, is the spread of an economic crisis from one market or region to another and can occur both, है ना, at the domestic level or at the international level। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वन मार्केट से दूसरे मार्केट में फैल सकता है या फिर वन डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है, इसको कंटेजियन इफेक्ट बोलते हैं अपन। आर्बिट्रेज क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड है, simultaneous buying and selling of the same types of asset in two different market in order to make profit, है ना, दो अलग अलग मार्केट में सेम टाइप के एसेट को खरीदना या बेचना, ये अपने आर्बिट्रेज हो गया। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसका देख लो कि रेगुलेटर जो है सेबी है, बैंक देख के अपन आरबीआई वगैरह मार्क कर देते हैं, बाकी मर्चेंट बैंकिंग का जो भी रेगुलेटर है सेबी है। प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेट एंड वेल्थी इंडिविजुअल्स, है ना। मर्चेंट बैंक को फॉलोइंग लाइसेंस सेबी से प्राप्त करना होता है, मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू द इशू, डिवेंचर ट्रस्टी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत आएंगे। 4 कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, कैटेगरी 1 क्या है, मर्चेंट बैंक एक्ट एज ए इशू मैनेजर, है ना। कैटेगरी 2 है एक्ट ओनली एज एडवाइजरी, कंसल्टेंट, अंडरराइटर और को मैनेजर। कैटेगरी 3 है एक्ट एज ए अंडरराइटिंग एडवाइजर और कंसल्टेंट, और कैटेगरी 4 है एक्ट एडवाइजर और कंसल्टेंट। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अपन याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मर्चेंट बैंकर इज 5 करोड़, मर्चेंट बैंकर के लिए 5 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। Participants in the derivative markets, hedges क्या होता है, रिस्क कम करने वाला डेरिवेटिव मार्केट में। दे यूज डेरिवेटिव मार्केट टू रिड्यूस और एलिमिनेटेड द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ एन असेट, है ना। तो रिस्क कम करने की जहां बात आती है उसको अपन हेजेस बोलेंगे। स्पेकुलेटर्स, जो फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले थे उसको अपने स्पेकुलेटर्स बताता है ना। दे ट्रांजेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू गेट एक्स्ट्रा लिवरेज इन बैटिंग ऑन फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ असेट्स, कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये अपने को स्पेकुलेटर्स बताता है। आर्बिट्रेज अपन ने ऊपर में पढ़ा है कि दो अलग अलग मार्केट में सेम असेट्स को अपन ट्रेड कर सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। लीज लाइसेंस, लीज लाइसेंस को लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट जहां ओनर ऑफ एन असेट्स, उसको अपन लेसर बोलते हैं, ग्रांट्स टू अनदर पर्सन द लीज, उसको किराए पे ले लिया, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द असेट्स, है ना। ओनर को अपन लेजर बोलते हैं और यूजर जो यूज करता है उसको लेजी, जो किराएदार होता है उसको अपन लेजी बोलते हैं, है ना। 2 टाइप ऑफ लेजी होते हैं,
फाइनेंस लीज होती है, टू टाइप ऑफ लीज होती है, फाइनेंस लीज होती है और ऑपरेटिंग लीज होती है ना। फाइनेंस लीज में लीज फॉर होल टाइम, और ये जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। अदर टाइप ऑफ लीज फाइनेंसिंग की बात करें, क्लोज एंड ओपन एंड लीज, है ना। इन क्लोज एंड ओनर के पास वापस भेजना होगा ना। क्लोज एंड में क्या है कि अपन ने कोई मान लो मकान किराए से लिया है, साल 2 साल यूज कर लिया, उसको वापस ही ओनर को, अपने को, असेट को, ऐसे ऐसे असेट को वापस देना पड़ेगा। और ओपन एंड में लीज खरीद सकता है असेट को, है ना। लेजी मतलब कि क्या है कि उसने यूज किया, उसको समझ में आ गया तो उसको खरीद भी सकता है। अप फ्रंट एंड बैक फ्रंट। अप फ्रंट में शुरुआत में हायर रेंट चार्ज करते हैं, जबकि लेटर ईयर्स में लोअर रेंट चार्ज करते हैं, है ना। जबकि बैक फ्रंट में इसका रिवर्स होता है, शुरुआत में क्या करेंगे अपन, लोअर रेंट चार्ज करेंगे, और बाद में जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उसमें हायर रेट चार्ज करेंगे। परसेंटेज लीज, लेसर नीड टू पे फिक्स लीज रेंटल प्लस सम परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स ग्रॉस रेवेन्यू, है ना। तो जो किराएदार रहे उसको क्या है कि लीज रेंट के अलावा कुछ परसेंटेज में जो उसका ग्रॉस रेवेन्यू है वो भी उसको पे करना होता है। क्रॉस बॉर्डर लीज, द लीज एंड लेजर सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्री, है ना। लेजी एंड लेजर मतलब जो किराएदार और जो उसका मालिक है वो दोनों अलग अलग कंट्री में सिचुएटेड है, उसको क्रॉस बॉर्डर लीज बोलेंगे अपन। ये 3 टाइप्स के लीज फाइनेंसिंग होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक लीवरेज लीज होती है, एक सेल एंड लीज बैक। तो ये तीनों के नाम अपने को याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चौथा ऑप्शन कुछ और अलग डाल के आ सकता है। अब लीज फाइनेंस और हायर परचेस में डिफरेंस क्या है। लीज में क्या है कि आप किराए पे लोगे, है ना, इक्विपमेंट को खरीद नहीं सकते हो, काम हो वापस कर देंगे। बाकी हायर परचेस में क्या है, इंस्टॉलमेंट में अपन पे करते जाएंगे, और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई है तो इक्विपमेंट यूजर का हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंस यहीं पे, इन दोनों में डिफरेंस यही है ना। CRA। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, से मान लो अपन किसी को लोन दे रहे हैं, है ना, तो अपने को पता तो चलना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क है, कितना हो सकता है, ये सब फाइंड करने के लिए अपन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की आवश्यकता पड़ी। एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट रिस्क, है ना। द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रेटेड बाय CRA में इंक्लूड कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर हो सकते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, प्रीफर्ड स्टॉक हो सकते हैं, डिबेंचर्स और कोलेटरलाइज सिक्योरिटी सच एज मॉर्गेज एंड बैक सिक्योरिटी।